आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के बारे में बताएंगे। कोशिकांग इसमें मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में केंद्रक के बारे में भी आपको बताएंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा उतना ही मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा ये ध्यान दो कि ये जो हमारा टॉपिक है सेल, जैसा कि हमने अपने नेक्स्ट पहली वीडियो में आपको दे चुके हैं कि सेल इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल से ही पूरे लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है। तो जैसे ये हमारा पहला है, आपने देखा कि ये सेल है। सेल के सबसे बाहरी पार्ट पर जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल है और इस सेल वॉल क्या करता है, जितनी भी अंदर की चीजें होती हैं सबको अपने अंदर कवर अप किए होता है, सराउंड किए होता है। और इसी के बीच में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये सेल वॉल के अंदर सबसे जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस आपका है। इस न्यूक्लियस में इस तरीके से आप देखते हैं थ्रेड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ, कल ही बताया था, न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ आपका होगा ये फिगर हमारा, जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये हमारा फिगर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें कि सीधा जो है केंद्रक से लगा हुआ है। यदि अगर इसका हम दूसरा फिगर बनाएं, केंद्रक से जस्ट लगा हुआ है, अगर हम केंद्रक से इस को अलग कर दें, जैसे ही इसको हम अलग करते हैं ये टूट करके अलग हो जाता है और ये फ्लैट रिंग बन जाती है। इस तरीके से चपटी हुई संरचना बन जाती है, जो कि जा करके एक गोल्जी बॉडी का निर्माण कर देती है। इस तरीके से बन जाएगा और इसी के बीच में सिस्टर्ने भी लगी होती है, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ये दोनों संरचनाएं मिल करके, ये तो हमारा न्यूक्लियस ही है। यदि न्यूक्लियस ये सीधे लगा हुआ होगा, इस पोर्शन पे अटैच नहीं है, यदि अटैच हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स नहीं रहेंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक का निर्माण करेगा और जैसे ही अलग हो जाएगा तो ये बना देता है फिर स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनेल्स है वो आपका हो जाता है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा गोल्जी बॉडी बन जाता है। इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिस्टर्नेस भी होती है। ये इतनी चीजें पाई जाती हैं इसमें गोल्जी बॉडी में। और ये पोर्शन आपका हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हमारे तीन स्ट्रक्चर हो गए। एक तो पहला हो गया सेल वॉल, दूसरा हो गया न्यूक्लियस, तीसरा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा हो गया गोल्जी बॉडी। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सीधे इसके जस्ट बगल होता है, जो गैप बनी होती है, इस गैप के बीच में लगा हुआ होता है वैक्यूल्स। दोनों साइड होती है ये इसको हम लोग बोल देते हैं वैक्यूल्स। टिक्टिका बोलते हैं इसको। ये रसधानी के नाम से जानी जाती है। वैक्यूल्स होती है, कवर अप होती है। और जस्ट इसी स्ट्रक्चर में अगर देखें तो यहाँ पे आपका ये गोल्जी बॉडी पाई जाएगी। गोल्जी बॉडी की जस्ट बगल आपने एक और देखा, प्लांट का जो पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, उसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं। ये प्लास्टिड नाम का पार्ट पाया जाता है। ये प्लास्टिड हुआ। जस्ट प्लास्टिड को भी देखा हमने, जस्ट लगा हुआ सिक्के की संरचना होती है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक के ऊपर एक ऐसे लगा होता है
और ये प्लास्टिड के नाम से जाना जाएगा। फिर जस्ट इसी के बाद आपके लगे होंगे, चूंकि सेल है, सेल में लिविंग थिंग्स लिविंग भी होती है और इसको एनर्जी के लिए एक पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती रहती है। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार से एक ऑर्गन हमको और मिल गया, अगला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा इसमें इतने भी ऑर्गेनल्स हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 गोल्गी बॉडी, इसके बाद है ये, इसके बाद है ये, इस तरीके, इसके बाद है ये। फिर इसी के साथ भी लगा होता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाकर के इसी के ऊपर ऐसे लगा होगा, इस तरीके से लगा होता है। जिस साइड पर ये राइबोसोम लगा होगा तो इसका जो टाइप होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका नाम वहीं पे चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आपने ये देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये हमारा है, ये फ्लैट होगा, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसी के ऊपर लगा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे दो प्रकार के, आर ई आर और दूसरा होगा एस ई आर। आर ई आर पे ई आर का होगा आर ई आर, और ये आपका हो गया एस ई आर। इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसके लगने की वजह से इनका नाम यहाँ पे चेंज होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दूसरा ऑर्गन, जिसको हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होगी। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में मैट्रिक्स होगा और साथ साथ में क्रिस्टी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स और क्रिस्टी होगी और माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी पाई जाती है। और इन माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में और माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होगी, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के साथ क्रिस्टी होगी। और माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में। क्रिस्टी जो होती है, क्रिस्टी में F1 पार्टिकल होते हैं और इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसी को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक अणु से 36 ATP का
निर्माण होता है। अब बात आती है कि एटीपी क्या है। एटीपी को हम लोग इस तरीके से जानेंगे। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हम एटीपी की बात करते हैं, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का फॉर्म है एटीपी। और जैसे जैसे एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी टूट करके एटीपी से बन जाती है एडीपी में। एडीपी में कहने का मतलब वन इनऑर्गेनिक फास्फेट का लॉस हुआ, तो वन इनऑर्गेनिक फास्फेट जैसे निकलेगा तो ये बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एटीपी से एडीपी बना, और फिर जैसे ही अगला दोबारा एक फास्फेट निकलेगा तो आपका बन जाता है एएमपी। इसको हम लोग बोल देते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इस तरीके से एनर्जी का धीरे धीरे लॉस होता रहता है और फिर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में बनती रहती है। एनर्जी आपको देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये तो हमारा हो गया एक आर्गन जिसको हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा आर्गन सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड, लवक। इसमें विभिन्न प्रकार के लवक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उसमें अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट सेल होती है, और उस क्लोरोप्लास्ट सेल क्लोरोफिल होती। क्लोरोफिल से पौधे अपना भोजन बनाएंगे और भोजन बना करके विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग जो है किचन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। किचन ऑफ सेल के नाम से लोग जानेंगे। इसमें फूड का निर्माण होता है। इसको सिंपल नामक वैज्ञानिक ने बताया था और माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने बताया था।